क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अभी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज कुछ अच्छे ग्रामर कंसेप्ट के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, इफ़ मनाली हैड वर्क हार्ड शी द जॉब शी डिजायर्ड। यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड पकड़ना है कि इफ़ के साथ हैड प्लस वी थ्री आया है। यहाँ पर पकड़ना है आपको, इफ़ के साथ हैड प्लस वी थ्री आया है तो रिजल्ट पार्ट में वुड हैव प्लस वी थ्री ही आएगा। माइंडेड ढूंढिए वुड हैव वी थ्री कौन सा है, बी इज़ द राइट आंसर। रिजल्ट पार्ट में वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा। ये कंडीशन इफ़ की इम्प्रोबेबल कंडीशन से आई है, होते होते रह गया, कर सकता था। यदि मनाली बढ़िया काम करती, हार्ड काम करती तो वह डिजायर जॉब को प्राप्त कर सकती थी, होते होते रह गई। इफ़ के साथ हैड प्लस वी थ्री आया और रिजल्ट पार्ट में वुड हैव प्लस वी थ्री आया। कंडीशन का नाम है इफ़ की पूरी शर्त, इम्प्रोबेबल कंडीशन जो होते होते रह गई। सेकंड क्वेश्चन भी इसी से कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हेड पहले लिख दिया तो सेंटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ लिखने पर इफेक्ट हुआ है, पढ़ने पर अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको इफ़ की इम्प्रोबेबल कंडीशन का इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया और हेड को हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हैड आई रियलाइज, यदि मैं महसूस करता, दैट इट वॉज सच ए लॉन्ग वे, कि बहुत लंबा रास्ता है था, आई ए टैक्सी, तो मैं टैक्सी ले सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ा। वुड हैव टेकन आएगा, वही पुरानी कहानी है, सिर्फ अंदाज बदला है। वुड हैव टेकन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस कंडीशन में और उसकी कंडीशन में क्या फ़र्क है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या फ़र्क है? सिर्फ लिखने का फ़र्क है, ना अर्थ का फ़र्क है, ना आपके बोलने का फ़र्क है, वही अर्थ है, लेकिन इसको इफ़ की इम्प्रोबेबल कंडीशन का इन्वर्जन कहा जाता है। इफ़ को हटा दिया, हेड को पहले लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ क्वेश्चन घुमाया है और कुछ नहीं है। थर्ड भी वैसा ही क्वेश्चन, इफ़ की इम्प्रोबेबल कंडीशन पर 3 क्वेश्चन कवर किए आज मैंने। ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ़ ही द न्यूज़। इफ़ पर कंडीशन है, एक पार्ट में वुड नॉट हैव या वुड हैव आ गया तो फ्रेंड्स इफ़ के साथ क्या आएगा? नेचुरल है, हैड प्लस वी थ्री आएगा। ढूंढो हैड प्लस वी थ्री कहाँ है, बी इज़ द राइट आंसर। यदि वो इस प्रकार की न्यूज़ को नहीं सुनता तो वो इस प्रकार का लेटर नहीं लिख सकता था, कोई फ़र्क नहीं है। यानी कुल मिलाकर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, इफ़ आ गया उस वाक्य में हैड प्लस वी थ्री आएगा और कॉमा के बाद वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा। हैड को पहले लिखने से वाक्य के सिर्फ लिखने पर दिखने पर फर्क होगा, अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रामर स्टैंडर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैंक स्पेस कोलंबस अमेरिका, आंसर नहीं देखना है। कोलंबस से पहले आर्टिकल भरना है और आपको जिसे कहते हैं वर्ब भरनी है। कोलंबस एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं आया। दी गई घटना भूतकाल की स्टैंडर्ड घटना है, रूम नंबर 5 में जाएगी, V2 में जाएगी। ढूंढिए V2 वाला ऑप्शन कौन सा है जिसमें दोनों हमारे काम पूरे हो गए? बी ऑप्शन है। पहले में जीरो आर्टिकल और दूसरे में डिस्कवर्ड। आर्टिकल का क्वेश्चन भी बना दिया और टेंस का क्वेश्चन भी बना दिया। मेरी टेस्ट सीरीज टफ से टफेस्ट होती चली जाएगी, ना मार्केट में ऐसी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना किताबों में अवेलेबल है। कोलंबस से पहले आर्टिकल नहीं आया, प्रॉपर नाउन है। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना हमेशा B2 यानी पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी, इसलिए आंसर नंबर बी आएगा। द सर्वेंट हैड फिनिश हिज वर्क व्हेन आई हिम, सर्वेंट ने अपना काम खत्म कर लिया था जब मैंने उसे बुलाया। चलिए रूम नंबर 7 में चलते हैं। जो घटना पहले समाप्त होगी वो हैड प्लस V3 में लिखी जाती है और बाद वाली जो घटना है वो V2 में लिखी जाती है। तो हैड प्लस V3 तो उसने आंसर दे दिया, क्या बच गया? V2 बच गया। ढूंढिए V2 वाला ऑप्शन, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ग्रामर कंसेप्ट लगाए बिना यदि आप अपना आंसर दे रहे हैं तो आप अपने पैरों पर खुलाड़ी मार रहे हैं। ग्रामर कंसेप्ट के बिना कोई आंसर नहीं देना। द सर्वेंट हैड फिनिश हिज वर्क व्हेन आई कॉल्ड हिम, पास्ट में दो घटनाएं पास्ट डेफिनेट में नहीं हो सकती और पास्ट में दो घटनाएं हैड प्लस V3 के साथ नहीं हो सकती, इस बात को याद रख लेना। ब्लैंक स्पेस डिनर वाज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, यू शुड अरेंज नाइस डिनर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन घुमाया है मैंने।
क्या डिनर से पहले आर्टिकल आएगा? तो आपका आंसर हो गया सामान्यतः खाने के जो भी नाम है उनसे पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। तो दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में डिनर है, डिनर से पहले एडजेक्टिव लगा दिया। तो जब खाने के नाम के साथ आप कोई एडजेक्टिव लगा दें, अच्छा बुरा स्वादिष्ट बेस्वाद, या उसे पर्टिकुलर कर दें, तो आर्टिकल आएगा। क्या आर्टिकल आएगा? ए नाइस डिनर। दो रूल तैयार हो गए। पहला रूल कहता है नहीं आएगा, दूसरा रूल कहता है आप उसके आगे कोई एडजेक्टिव लगा दो तो आर्टिकल आएगा। दोबारा पढ़िए। डिनर से पहले कोई आर्टिकल नहीं, डिनर वाज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, डिनर सही ढंग से प्रॉपर सर्व नहीं किया गया था। और यू शुड अरेंज ए नाइस डिनर, आपको एक अच्छा डिनर आयोजित करना चाहिए। वो सेंटेंस पैसिव में है, ये सेंटेंस शुड में है। डू यू प्ले हॉकी और डस्क, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन। खेल के नाम से पहले आर्टिकल आता है क्या? तो फ्रेंड्स सामान्यतया खेल के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल। डस्क होता है सांझ का समय, सांझ के समय से पहले प्रपोजिशन क्या आएगा? सांझ से पहले एट आएगा। सुबह होती तो डॉन आएगा, सूरज की पहली किरण धरती पे गिरती है तो एट डॉन। मॉर्निंग और इवनिंग से पहले इन आएगा, मॉर्निंग एक लंबा पीरियड है, इन लेगा। इवनिंग से पहले इन आएगा, लेकिन डस्क जो अभी हुई है उससे पहले एट और डाउन से पहले एट। हॉकी से पहले आर्टिकल नहीं आएगा सामान्यतया, तो आंसर कौन सा जाएगा? जीरो आर्टिकल और डी, डी इज द राइट आंसर। हॉकी से पहले आर्टिकल नहीं सामान्यतया। हाँ, आप इसको विशेष कर दो, जरा क्रिकेट ऑफ इंडिया इज वेल एमिनेंट, एमिनेंट इन वर्ड, तो आएगा द क्रिकेट ऑफ इंडिया, तब आएगा सामान्यतः। आई प्ले क्रिकेट होगा, हॉकी होगा, चेस होगा, आर्टिकल नहीं आएगा। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, द पीपल आर प्लासिड इन कांगो, प्लासिड का मतलब होता है शांत। मैंने क्वेश्चन को दो एंगल से लिया है। प्लासिड का मतलब शांत। क्या मैनचेस्टर से पहले आर्टिकल आएगा? ये मुंबई से पहले आएगा? नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन है। इंडिया से पहले आएगा? नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन है। क्या कांगो और मैनचेस्टर से पहले आर्टिकल आएगा? रूल लगाओ क्यों आएगा। जब आपका कोई प्रॉपर नाउन तुलना करते हुए आता है तो उससे पहले आर्टिकल द आता है। सुनिए दोबारा कहानी को। जब कोई प्रॉपर नाउन तुलना करते हुए आता है तो उससे पहले आर्टिकल द आता है। पहली कहानी खत्म। अब कांगो से पहले आर्टिकल क्यों आएगा? मैंने कांगो ही क्यों लिखा? मैंने अमेरिका तो नहीं लिखा, इंग्लैंड तो नहीं लिखा। कांगो को स्पेसिफिक दर्जा मिलने के कारण ये आर्टिकल द यूज करता है। ये दोनों ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू को करोबरेट करते हुए आप जाएंगे आंसर नंबर ए के पास। यदि आपने दोनों जगह द भरा है विथ ग्रामर कंसेप्ट तो ही आप ग्रामर के सही वे पर हैं, अदरवाइज नहीं है। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, द पीपल आर प्लासिड इन कांगो। देखिए चार जगह का नाम है, मुंबई, मैनचेस्टर, इंडिया, कांगो। दो से पहले लगाया और दो से पहले नहीं लगाया। क्यों लगाया उसकी वजह बता दी, क्यों नहीं लगाया उसकी वजह बता दी। हिमालयाज लाई टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, आर्टिकल लगाओ, आंसर नहीं देखना है, ग्रामर कंसेप्ट लगाना है, आंसर नहीं देखना है। हिमालयाज पर्वत श्रेणी है, हिमालय से पहले द आर्टिकल आएगा, पर्वत श्रेणी है इसलिए द आएगा। नॉर्थ दिशा का नाम है, द लेगा, इसलिए दोनों जगह दिशा के नाम से पहले न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से पहले हमेशा द आएगा। हाँ, इनके साथ कोई एरिया लगा दें, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ पर आएगा, इसी में नहीं आएगा। हिमालयाज पर्वत श्रेणी का पर्वत है, द आएगा। लेकिन इसके जगह यदि माउंट एवरेस्ट होता, इसी की जगह यदि घुमा देता, ये माउंट एवरेस्ट देता, तो आर्टिकल नहीं आएगा। दो अच्छे क्वेश्चन, चार अच्छे क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, हिमालय से पहले आर्टिकल द आएगा, नॉर्थ से पहले आर्टिकल द आएगा, और इसी के साथ कुछ जोड़ दें आप, नॉर्थ जयपुर, साउथ जयपुर, ईस्ट जयपुर, वेस्ट जयपुर, आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन थे एक, हमने बदल दिया चार में। यही हमारा आर्ट है, यही हमारी कला है। फिर वही क्वेश्चन, सन राइजेज इन ईस्ट, सन दुनिया में यूनिक है। सन हो गया, मून हो गया, सी हो गया। सन दुनिया में यूनिक होने के कारण द लेगा, द सन यूनिक होने के कारण। ईस्ट वही दिशा का नाम, द आ गया। वही बात, ईस्ट के साथ आप जयपुर जोड़ दो कि ईस्ट जयपुर में रहता हूँ, वेस्ट जयपुर में रहता हूँ, तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सन का कोई अपवाद नहीं है, सन पूरी दुनिया में यूनिक है।
बहुत पूरी दुनिया में यूनिक है, तो इसे आर्टिकल द लेगा। और दोनों का आंसर देखते हुए आंसर नंबर ए के पास जाएंगे, द इज द राइट आंसर। द सन राइजेस इन द ईस्ट, दोनों जगह द का यूज क्यों आया, हमारे पास वजह होनी चाहिए। राम एग्रीड टू माई ऑर्डर्स, बहुत अच्छा, फ्रेजल वर्ब बननी है। आपने ऑर्डर दिया राम को, ऑर्डर को फॉलो करना है, ऑर्डर को फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए आपका जो है फ्रेजल वर्ब आएगी कैरी आउट। कोर्ट हमें ऑर्डर देती है तो हम उसको क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। याद रखना कैरी आउट और दूसरा कैरी ऑन, इस पर क्वेश्चन आता है। कैरी ऑन होता है कोई काम जारी रखना, जैसे हमारी क्लास कैरी ऑन है, हमारी क्लास कैरी ऑन है और हम कोर्ट के ऑर्डर को कैरी आउट करते हैं, इसलिए आंसर नंबर सी आएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ऑर्डर्स के साथ कैरी आउट और काम के साथ कैरी ऑन, दो ही फ्रेजल वर्ब कैरी की, बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप यू कैन द मनी यू स्पेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पैसे के लिए जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं जो आपने खर्च कर दिए। पहली ग्रामर, होप के बाद कभी कंजक्शन नहीं आता। यदि क्वेश्चन बना दें तो यहाँ पर आप जीरो कंजक्शन भरेंगे, होप के बाद दैट नहीं आएगा। 6 वर्ब होती है जिनको कंजक्शन से कट्टर दुश्मनी होती है। आई होप यू कैन द मनी यू स्पेंड, आप जिम्मेदार हैं उस पैसे के लिए जो आपने खर्च कर दिए थे। यहाँ पर अकाउंट फॉर आएगा, अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना, जवाबदेह होना, अकाउंट फॉर। और 6 वर्ब होती हैं जिनके साथ कंजक्शन की कट्टर दुश्मनी है। हर इमरजेंसी की टैप, ये मैं आपको पेपर में भेज दूंगा आंसर शीट में। हर इमरजेंसी की टैप 6 वर्ब हैं जिनको कंजक्शन से कट्टर दुश्मनी है, इनके साथ कोई कंजक्शन नहीं आएगा। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन आपको एक और नॉलेज देके जा रहा है जो हो सकता है किसी एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद साबित हो। द एक्ट्रेस सेड दैट इज समटाइम्स टुक द 2 hours टू हर मेकअप, मेकअप करना है, ज्वेलरी पहननी है, कपड़े पहनने हैं। तो मेकअप करते वक्त, ज्वेलरी पहनते वक्त आप एक ही फ्रेजल वर्ब याद करेंगे, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है ज्वेलरी पहनना, कपड़े पहनना, मेकअप वगैरह करना, यानी श्रृंगार करते समय जो भी आप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, पुट ऑन। पुट ऑन श्रृंगार करते समय, पुट ऑफ स्थगित करना, और बाकी दो अभी लेंगे नहीं। पुट ऑफ और पुट ऑन को याद कर लो क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही पकड़नी है, अदरवाइज तो दिक्कत हो सकती है सब कुछ करने में, और करना भी नहीं है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए टाइगर, एक समय एक शेर था। ए सिटी सर्च ऑफ फूड, वो आपके फूड के सर्च में भटक गया था। दो चीज़ें, टेंस बनना है और रिलेटिव प्रोनाउन बनना है। टाइगर के साथ क्या आएगा, टाइगर के साथ विच आएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि वो था, लिव्ड था, तो भूतकाल में जाओगे, स्ट्रेड भटक गया था, और साथ प्रपोजिशन इनटू आएगा, विच स्ट्रेड इनटू ए सिटी इन सर्च ऑफ फूड। विच क्यों आया, टाइगर के कारण। स्ट्रेड क्यों आया, क्योंकि पास्ट में वो भटक गया था। इनटू क्यों आया, क्योंकि वो जंगल से सिटी में आया। 3 ग्रामर पॉइंट घूम रहे हैं यहाँ पर, याद रखना। और एक चीज और बता दूं, जानवर के साथ 99.99 विच ही आता है, लेकिन कभी हु भी लिख दे तो सही है। हु भी जानवर के साथ आता है, हु भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये कहानी गलत है। ये कहानी गलत है तो हु के पास जाने का मतलब ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता था हु स्ट्रेड इनटू, लेकिन विच के रहते हुए इस आंसर के पास नहीं। हाँ, ये नहीं होता सी वाला आंसर तो हम वहां जा सकते थे, कोई नहीं था रोकने वाला। जानवर के साथ विच आता है मगर हु आए तो गलत नहीं होगा। द प्रिजनर हु एस्केप फ्रॉम द प्रिजन इज, जो प्रिजनर जेल से भाग गया था। पहले तो आप देखिए एस्केप के बाद फ्रॉम आएगा, बचकर चले जाना। अब बढ़ना है आपको ऐसी फ्रेज की वो अभी तक फरार है, तो अभी तक फरार होने के लिए आएगा एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब वो एब्सकॉन्डेड है, वो फरार है, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। द प्रिजनर हु रिलेटिव प्रोनाउन एस्केप फ्रॉम प्रिजन, जो जेल से भाग गया था, इज एट लार्ज, जो अभी तक फरार है। ये ग्रामर की गलती जो पेपर वाले ने की है, यहाँ पर दे नहीं आएगा। ये द पेपर सेटर ने गलत सेट किया है, एग्जाम का क्वेश्चन है, इसे मैंने जानबूझ के लिखा था कि एग्जाम सेटर भी कितनी गलती करता है। यहाँ द नहीं आएगा क्योंकि प्रिजन का काम कर रहा है, क्योंकि प्रिजनर भागा है, इसलिए यहाँ पर द नहीं आएगा। पेपर वाले की भी गलतियां पकड़ना सीखो, वही तो आर्ट है आपका। आई हैड टू स्टॉप ऑल माई वर्क टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। एक्टिव पैसिव करनी है आपको।
एक्टिव पैसिव से करना है तो हैड टू है, तो हैड टू भी आंसर जरूर आएगा। माइंड इट, यदि हैड टू आपका क्वेश्चन है तो हैड टू भी आंसर जरूर होगा। ढूंढिए हैड टू भी कहाँ है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, हैड टू भी केवल यहीं पर है। कहाँ को दिमाग लगाएं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर। विज्ञान कार्यक्रम फिर कहाँ को जाएं, आंसर नंबर ए। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय मी। इतनी लंबी रामायण नहीं पढ़नी, मतलब की बात पकड़नी है। इतनी लंबी हैड टू है तो हैड टू भी आंसर होगा। हाँ, दो आंसर एक जैसे होते तो दिमाग में भी लगाता, आप भी लगाते। टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर ऑफिस, वाक्य आदेशात्मक है, ऑर्डर वाला है। ऑर्डर वाले वाक्य में कल भी बताया था लेट का आना जरूरी है। ढूंढो लेट वाला आंसर, लेट वाला एक ही आंसर है, सेकेंड। लेट हिम बी टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, इतना लंबा नहीं पढ़ना एग्जाम में, या तो पढ़ लो। लेट वाला आंसर है ही नहीं, क्यों पढ़े फालतू ही। खत्म खत्म खत्म, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि वाक्य कैसा है, आदेशात्मक। लगाओ सीधा सा, टाइम बचाना है, स्पीड मेंटेन करनी है। व्हाट अब्यूज्ड हर, व्हाट अब्यूज्ड हर किसी दी बात है। अब्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आंसर में क्या आएगा, वाज या वर, थर्ड फॉर्म जरूर आनी चाहिए। वाज या वर्ब थर्ड फॉर्म ढूंढो, वाज वर थर्ड फॉर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। सी पर अटक गई कहानी। बाय व्हाट वाज सी अब्यूज, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना नहीं कि बनाने पर नहीं बैठना है। ऑप्शन देखना ही नहीं है, V2 है ना, आंसर में वाज वर थर्ड फॉर्म होगा, कहानी खत्म। सत्यनारायण भगवान की कहानी यही अंत करते हैं क्योंकि आशीर्वाद मिल गया। फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड दैट अर्थ टू बी फ्लैट, पीपल बिलीव्ड कल भी बताया था, पीपल बिलीव्ड। इस कहानी में अटकना है। V2 में आपका क्वेश्चन है, V2 में आपका क्वेश्चन है तो आंसर में क्या होगा फ्रेंड्स, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि V2 हमारा क्वेश्चन है तो वाज वर्ब थर्ड फॉर्म हमारा आंसर होना ही चाहिए। ढूंढो कौन सा आंसर है, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ए इज द राइट आंसर। वाज बिलीव्ड, लंबी चौड़ी नहीं पढ़ना। मैं वो पैसिव लेकर आ रहा हूं जिसको देख के डर लगता है, क्या डर की बात है इसमें, कहाँ है डर। बिलीव्ड किया, वाज V3 के पास आए, टाइम बचा, समय बचा, कहानी खत्म हो गई। ही मेड अस वर्क, ये भी बहुत अच्छी पैसिव। इसका रूल बता देता हूं मैं। मेड किसी भी वाक्य में आ जाए, मेड किसी भी वाक्य में आ जाए तो क्या करना है, आंसर नहीं देखना है, सबसे पहला काम तो ये। मेड वाक्य में आ जाए तो सबसे पहले जो भी वर्ब है उसके आगे टू लगा दो, जो भी वर्ब है उसके आगे टू लगा दो, सीधी सी बात है सबसे पहले। और इसकी पैसिव बना दो खाली इसकी। अब V2 आपका क्वेश्चन है यहां पर, उसको तो देखना ही नहीं है, तो वाजवर थर्ड। V2 आपका क्वेश्चन है तो क्या करना है आपको, आपके आंसर में वही कहानी चलेगी जो अब तक चल रही है, पहले वाली कहानी चलेगी। टू वर्क बाय हिम आ गया, ये देखो ये रहा क्वेश्चन, एक में ही क्वेश्चन है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें हैव टू दे रखा है, हो ही नहीं सकता, ले दे के ये आंसर है। वी वर मेड, क्योंकि वाज वर है तो वी के साथ वर आएगा। यदि V2 आपका क्वेश्चन है तो वर और वाज आपका आंसर जरूर होगा, वो एक में ही है। वी वर मेड टू वर्क आ गया बाय हिम। यहां पर एक चीज और बता दूं, वैसे इसे चारों ऑप्शन में बाय हिम दिया है, लेकिन एक चीज और बता दूं, मेड वाले क्वेश्चन में बाय सब्जेक्ट लिखने की परंपरा नहीं है, मगर यहाँ चारों में है तो फिर हम दिमाग क्यों लगाए हैं, तो रहने दो, हमारी सेहत पे कौन सा फर्क पड़ रहा है। हमें तो वर्क के पहले टू लगाना है, अस को सब्जेक्ट के रूप में भेजना है, और वी के साथ वर आता है, मेड का मेड रह गया, कोई दिमाग नहीं लगाना, ए इज द राइट आंसर। नो सूनर एंटर द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप। नो सूनर की ग्रामर लगाइए। नो सूनर वाक्य में आ गया तो सबसे पहले तो इन्वर्जन लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले और उसके बाद सब्जेक्ट और दूसरा कंजक्शन देन आना चाहिए, देन लिख दो पहले ही। तो पहले तो ये ढूंढो देन कहाँ पर है, वैन देन कहाँ पर नहीं है, हटा दो, यहाँ पर है रहने दो, तीन में है। अब लगाओ हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब जो भी है। लगाओ हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, द टीचर, डिड द टीचर एंटर्ड, डिड के साथ एंटर्ड नहीं आता, हटा दो। डिड द टीचर एंटर देन, ये वाला सही है। डिड आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेन वर्ब आई, डिड के साथ V1 आती है
उसके बाद कंजक्शन देन आया, कहानी को ख़त्म करो, बी को आंसर दो, बी आंसर यहाँ पर पुटअप करो। याद रहेगा, यदि नो सुनर वाक्य में आ गया तो पहला काम इन्वर्जन को प्रयोग करना है और दूसरा काम कंजक्शन देन लाना है। दो दो एक साथ लेना हूं मैं ताकि आपका दिमाग वाइड हो जाए। हाँ, मेहनत जरूर हो रही है लेकिन मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये आपको बता दूं। द मैनेजर वाज डाउटफुल सम ऑफ क्लर्क ऑफ हिज ऑफिस इन्वॉल्व विद ब्राइबरी। ये क्वेश्चन आपको इंडिया की किसी किताब में नहीं मिलेंगे। द मैनेजर वाज डाउटफुल, वाक्य डाउटफुल सकारात्मक है, तो जब डाउट और डाउटफुल सकारात्मक होता है तो कंजक्शन इफ या वेदर आता है, तो भर दो, या तो इफ भर दो पहले ही या वेदर भर दो। हम आंसर नहीं देखेंगे, इफ या वेदर। और दूसरा सम ऑफ क्लर्क ऑफ हिज ऑफिस, यहाँ पर एनपीएन रूल आ गया, जो भी वर्ब आएगी क्लर्क्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी, ये बात तय है ना। क्लर्क्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी। ढूंढो अब हमारी कहानी को। दैट नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, इनमें से ढूंढना है फ्रेंड्स। ए भरोगे या बी? इफ आ गया, इफ आ गया। वाज हमको भरना नहीं है क्योंकि क्लर्क्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लेनी है। इफ आई वर, पहले में इफ आया, दूसरे में वर आया। मैं फिर कहता हूँ ऑप्शन के पास मत जाना, ऑप्शन मायाजाल है, जाते ही भटक जाओगे। नो ऑप्शन, नो कंफ्यूजन। एज सुन एज द लॉयन सा द डियर, जैसे ही लॉयन ने हिरण को देखा, ही बिगैन टू रन आफ्टर और मेक आफ्टर इट। पहले ही इस फ्रेजल वर्ब पे आ जाइए। कल की थी मेक आफ्टर और रन आफ्टर तो आता है आपको। मेक आफ्टर किसी का पीछा करना, टेक आफ्टर किसी के जैसा दिखाई देना। एज सुन एज द लॉयन सा डियर, बताइए क्या कंजक्शन आएगा। जैसे ही एक शेर ने हिरण को देखा, वो उसके पीछे भागने लगा। दो एज सुन एज आ गया, क्या कंजक्शन आएगा? आपको पता है कंजक्शन क्या आएगा। कंजक्शन आपने देन भरा, देन भरा, वैन भरा। यदि तीनों कंजक्शन में कोई भरा है तो बिल्कुल गलत है, जीरो कंजक्शन आएगा, क्योंकि एक वाक्य में दो कंजक्शन नहीं हो सकते। एक वाक्य में दो कंजक्शन नहीं हो सकते। एज सुन एज खुद एक कंजक्शन है तो दूसरे को कहाँ रहने देगा? सीधी सी बात है। एज सुन एज खुद एक कंजक्शन है, दूसरे कंजक्शन को वो नहीं रहने देगा, इसलिए बाय बाय करो। दिस इज नॉट सच ए मेजर प्रॉब्लम, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो नहीं सॉल्व की जा सके कुछ एफर्ट के साथ। आइए दो क्वेश्चन। पहला आपको भरना है कि सच आ गया तो क्या भरना है। सच का जोड़ा किससे है? तो सच के बाद या सो के बाद दैट आता है। एज भी आ सकता है, वो अलग कहानी है। सच के बाद, सो के बाद हमेशा दैट आता है। दिस इज नॉट सच ए मेजर प्रॉब्लम, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दैट कैन नॉट बी सॉल्व, कि जो सॉल्व ना की जा सकती हो। कैन नॉट बी मॉडल पैसिव में है। अफर्ट, कुछ प्रयत्नों से, तो अफर्ट क्या होंगे हमारे? अनकाउंटेबल मानते हैं, अफर्ट को गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर पहले में दैट आएगा और दूसरे में ए लिटिल आएगा। विथ ए लिटिल अफर्ट, थोड़े प्रयत्नों से वो हल नहीं की जा सकती हो, तो आपने एडजेक्टिव भी भर दिया। सच के साथ दैट आता है, कभी कभी एस भी आ जाता है, एस टू भी आ जाता है। एस टू तो कभी नहीं भरवाता, ये जरूर भरवाता है, लेकिन विच नहीं आएगा। सच और विच की आपस में कट्टर दुश्मनी है। He did not succeed in the examination, he worked hard. सक्सीड के साथ, सक्सीड आपको बता दूं इसकी कहानी, ये एक वर्ब है, सक्सेड नाउन है, सक्सीड के साथ इन आता है, सक्सेड इन टू कभी नहीं आता। और अगला कोई वर्ड आता, वैसे तो जरूरत नहीं ली इसने, वो ING फॉर्म में आता। He did not succeed in the examination, वो एग्जाम में सफल नहीं हुआ। He worked hard, उसने मेहनत तो की थी। ऐसा कंजक्शन भरिए कि वाक्य आपका पूरा अर्थ लेकर आ जाए। तो यहाँ पर आल दो के अलावा कोई भी कंजक्शन सक्षम नहीं है जो वाक्य का अर्थ पूरा कर दे। He did not succeed in the examination although he worked hard, हालांकि उसने मेहनत तो अच्छी की थी लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ। इसका सही सेंटेंस क्या होता वो देखिए आप। although he worked hard yet लगाते he did not succeed in the examination, लेकिन कभी कभी वाक्य में yet नहीं लगाता, कोमा से काम चला लेता है, लेकिन आज तो इसने वाक्य उल्टा लिखा है, इसलिए जरूरत ही नहीं है। He did not succeed in the examination, वो एग्जाम में सफल नहीं हुआ। although he worked hard, हालांकि उसने अच्छी मेहनत की थी। At loose ends, कहानी सुनिए।
जहाज पर कुछ लोग निठल्ले होते हैं, तो कैप्टन उनको आके कहता है कि जाओ रस्सी के जो लूज एंड है ना, जो रस्सी ढीली है, उसको जाके कस दो। ये कहानी है। फॉर कॉम्पिटिटर्स फॉर द यूथ रिगार्डिंग टू दियर करियर, जो कॉम्पिटिटर हैं, यूथ हैं, वो भी बेरोजगार हैं, वो निठल्ले हैं, अनिश्चित स्थिति में हैं, बैठे रहते हैं कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसकी कहानी को पढ़ते हुए एज लूज एंड्स जाएगा इन अनसर्टेन सिचुएशन। समझ में आ गई कहानी? कभी कभी बेरोजगार दे देता है कि निठल्ला होना, अनएम्प्लॉयमेंट में होना। तो लूज एंड का मतलब जाके जाओ और रस्सी को चेक करो कि कहीं पर ढीली तो नहीं है। एट लोगर हेड्स, एट लोगर हेड्स का क्या मतलब हुआ? ये कहानी पैदा होती है घोड़े की अस्तबल से। घोड़े की अस्तबल में घोड़ा बंधा रहता है, तो उसको क्या है, पिछले पैरों को बांध दिया जाता है, जिसको लोगर हेड्स कहा जाता है। अब घोड़ा बोलता है मैं भागू, लोगर हेड कहता है मैं तेरे को रोकूं। समझ में आ गई बात? घोड़ा कहता है मैं भागू, लोगर हेड कहता है मैं रोकूं। दोनों में असहमति बन जाती है। समझ में आ गई? पाकिस्तान और इंडिया क्या है, एट लोगर हेड्स हैं। नहीं बनती दोनों में। वो कहता है मैं टेररिज्म करूं, वो कहता है मैं टेररिज्म करने नहीं दूंगा। तो असहमति की स्थिति को कहते हैं एट लोगर हेड्स, डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग। कहानी समझ में आ गई? सब कुछ समझ में आ गया। सत्यनारायण भगवान की कहानियां हैं, सुनते रहो, लाइव बन जाएगी। अंडर द वेदर, फिर चलते हैं जहाज पर। अब जहाज में क्या होता है, हर समय तो मौसम हमारे जैसा होता नहीं है। जहाज पर क्या हुआ, मौसम बिगड़ गया, तूफान आने वाला है, वेदर एकदम खराब हो गया, ये अंडर द वेदर है। और जब वेदर ही खराब हो गया तो कोई आदमी क्या होगा, कोई आदमी बीमार होगा, सीधी सी बात है। हिंट देखिए, अंडर द वेदर जो लोग होते हैं, दीज पीपल गो टू हॉस्पिटल टू रिकपरेट सून। यही लोग बीमार हॉस्पिटल जाते हैं जल्दी ठीक होने के लिए। तो आज के बाद हॉस्पिटल में जो भी लोग देखोगे ना, वो अंडर द वेदर है, बस इतना सा याद रखना। हॉस्पिटल में आपके और मेरे जैसे हेल एंड हार्टी पर्सन नहीं मिलेंगे, अंडर द वेदर वाले लोग मिलेंगे और आंसर आपको सिक देंगे। अंडर द वेदर। अब मौसम बदलेगा ना, सर्दी का मौसम आएगा तो हम भी अंडर द वेदर हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? सर्दी आ गई, जुकाम हो गया, अंडर द वेदर, बच्चों के तो होता ही है। गो फॉर जुगुलर, बहुत अच्छी फ्रेज, बहुत शानदार फ्रेज। जुगुलर किसको कहते हैं फ्रेंड्स? हमारे जो गर्दन की नस होती है ना, ये वाली पीछे वाली, ये नस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए किसी भी जानवर को पकड़ते हैं उसकी गर्दन से पकड़ते हैं। गर्दन पकड़ में आ गई, पूरा कंट्रोल में आ गया, चाहे सांप हो चाहे शेर हो। गो फॉर जुगुलर का मतलब होता है किसी के कमजोर पक्ष पर आक्रमण करना। जैसे बोथ अपोजिट लोअर इन कोर्ट, कोर्ट में क्या करता है, जो सबसे कमजोर पक्ष होता है चालान में या आपके कहीं पर भी डिफेंस में या क्रॉस में, वहीं पर प्रहार करता है। डिफेंस लोअर की यहाँ से मैं निकाल लाऊंगा अपने मुलजिम को। तो गो फॉर जुगुलर का मतलब होगा किसी के कमजोर पक्ष पर प्रहार करना। यहाँ पर आंसर कोई सा मैच नहीं करना, अटैक ऑल आउट। समझ में आ गई बात? जुगुलर किसको कहते हैं? हमारे गर्दन की जो नस होती है ये वाली, इसको पकड़ लिया तो अब हाथ पर कितने ही बलशाली हो, हमारा कंट्रोल किसी के हाथ में है। गर्दन पकड़ में आ गई, सब कुछ पकड़ में आ गया। गो फॉर जुगुलर वहां से बनी, अटैक ऑल आउट इसका आंसर आया, यानी किसी के कमजोर पक्ष पर प्रहार करना। और फिर स्टेयर हॉर्नेट नेस्ट। नेस्ट, हॉर्नेट कहते हैं मधुमक्खी को, मोटी मधुमक्खी को। नेस्ट कहते हैं उसके घोंसले को। स्टेयर का मतलब हिलाना। सांप की बामी में हाथ डालना, यदि आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, मधुमक्खियां आक्रमण करेगी। स्टेयर हॉर्नेट नेस्ट, सांप की बामी में हाथ डालना। आ बैल मुझे मार, किसी से पंगा करना या अपने शक्तिशाली आदमी से भिड़ जाना। स्टेयर हॉर्नेट नेस्ट, इसका एक फॉर्मूला भेजूंगा एसएससी। इन तीनों का मतलब ही है आ बैल मुझे मार, स्टेयर हॉर्नेट नेस्ट, कैच स्टार्टर और स्टिक आउट योर नेक। एसएससी से पंगा ले लिया और ज़्यादा आपको समझ नहीं हो तो कि सिस्टर के रिश्तेदार को, लड़की को छेड़ देना, बहन वगैरह को, वो समझा देगा पूरी फ्रेज आपको। स्टेयर हॉर्नेट नेस्ट यानी अपने ज़्यादा शक्तिशाली आदमी से भिड़ जाना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या मैच करेगा? आंसर ए मैच करेगा, ट्रबलसम सिचुएशन। ए इज़ द राइट आंसर। फॉर्मूला, एसएससी से पंगा ले लिया, स्टेयर हॉर्नेट नेस्ट, स्टिक आउट योर नेक और कैच ए टार्टर, तीनों का एक ही मतलब है आ बैल मुझे मार। ये समाप्त होते हैं हमारे 30 क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं कल 30 क्वेश्चन की सीरीज के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच हमारे साथ होने के लिए, हमारा पार्ट बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।